जय श्री राधे फ्रेंड्स। विशाल आता है, उस बच्चे को देखता है। छोटा सा करीब 1-2 महीने का बच्चा था। विशाल उस बैग को खोलता है। उस बैग में एक फाइल थी जिसमें उस बच्चे के मेडिकल से जुड़े हुए सारे वैक्सीनेशन, हर दवाई, एक एक चीज का नाम लिखा हुआ था। एक चिट्ठी थी। विशाल उस चिट्ठी को खोलता है। उस चिट्ठी में लिखा था, प्यारी प्रियंका, उम्मीद है सब ठीक ही होगा। तुम्हें कभी ननद नहीं, मैंने हमेशा अपनी सहेली समझा। हम हमेशा दोस्तों की तरह रहे। मैंने तुमसे वादा किया था कि मेरी कोख से निकलने वाला पहला बच्चा मैं तुम्हें दे दूंगी। देखो, आज मैंने अपना वादा पूरा कर लिया। साथ में एक बैग भी है। इस बैग में तुम्हें इस बच्चे से जुड़े हुए सारी चीजें मिल जाएंगी। इसके जन्म का टाइम, जन्म की तारीख, दिन, सभी की जानकारी इसमें लिखी हुई है। कानूनी रूप से अब तुम इस बच्चे की माँ हो। उसके वैक्सीनेशन और कब कौन सी दवाई देनी होती है, हर चीज उस पर फाइल में लिखी हुई है, जिस फाइल का उसमें जिक्र किया गया था। मैं जानती हूँ थोड़ी सी नाराज होगी मुझ पर, गुस्सा भी आ रहा होगा। 2 महीने का हो गया है तुम्हारा बेटा। मैं और दोनों बच्चे ठीक हैं। मेरी चिंता मत करना। मेरे पास माँ और दादी माँ हैं। मैं उन सबके साथ खुश हूँ। तुम्हारी भाभी, जिसको काट कर तुम्हारी सहेली लिखा हुआ था। तुम्हारी सहेली पल्लवी। प्रियंका बच्चे को गोद में लेती है और प्यार से उसे अपने गले से लगाते हुए कहती है, विशाल तुम्हें पता चला पल्लवी का? विशाल अपनी गर्दन ना में हिलाते हुए सब बता देता है। प्रियंका प्रकाश हाउस फोन करती है और ओम प्रकाश जी को सब बता देती है। ओम प्रकाश जी से बात राजेश को पता चलती है। दोनों थोड़ी देर में मित्तल हाउस में आ चुके थे। सब लोग, घर वाले उस बच्चे के आसपास थे। सभी उसे देख रहे थे। जब ओम प्रकाश जी और राजेश वहां पर आए, प्रियंका बेबी को गोद में लेकर उनके सामने खड़ी हुई। ओम प्रकाश जी बच्चे को गोद में लेते हैं और प्यार से उससे बातें करने लगते हैं। राजेश एक टक उसको देख रहा था। इस वक्त एक बार फिर से अपने पछतावे पर जल रहा था। ओम प्रकाश जी बच्चा राजेश की ओर बढ़ा देते हैं। राजेश कपकपाते हाथों से अपने बच्चे को गोद में लेता है, जो कि बिल्कुल उसी की तरह दिखता था। राजेश के चेहरे पर एक मुस्कुराहट आ जाती है। प्रियंका कहती है, ये 2 महीने का हो गया है और इसका नाम हमने मोक्ष रखा है। ओम प्रकाश जी कहते हैं, बहुत ही प्यारा नाम रखा है। विशाल अपना हाथ राजेश के सामने फैला देता है और अपने बच्चे को मांगता है। राजेश का बिल्कुल मन नहीं कर रहा था उसे बच्चे को देने का, पर वह बच्चा विशाल की तरफ लौटाते हुए कहता है, मैं कभी कभी इससे मिलने आता रहूंगा। ओम प्रकाश जी कहते हैं, सब कुछ अगर ठीक होता तो आज ऐसे ही 2 नन्ही किलकारियां प्रकाश हाउस में भी गूंज रही होती। विशाल बच्चे के सर पर प्यार से चूमते हुए कहता है, आपके बेटे ने खुद अपनी मर्जी से उन्हें दूर किया है, बिना यह सोचे क्या बोल रहा है और क्या क्या बोल रहा है और क्या सोच रहा है। मैं इसे बार बार कहता रहा, जिस तरह तेरी बहन प्रियंका है उसी तरह पल्लवी भी मेरे लिए मेरी बहन है। पल्लवी ने क्या नहीं किया इसकी पढ़ाई के लिए। पढ़ाई में अच्छी थी, ब्राइट फ्यूचर था उसका, पर इससे शादी करके एक हाउसवाइफ वाली जिंदगी जी रही थी। अपनी माँ और दादी की लाडली थी, लेकिन आपके घर में आकर क्या जरा भी नखरे दिखाए उसने? इतना चाहती थी कि उसे उसके अपने अस्तित्व को पीछे छोड़ दिया। इधर पल्लवी जब अपने घर पहुंचती है तो उसके बाकी दोनों बच्चे सो रहे थे। पल्लवी की माँ कहती है, तू अपना फैसला क्यों नहीं बदल लेती? तुझे एक बार राजेश से बात करनी चाहिए। पल्लवी अपनी माँ की तरफ देखते हुए कहती है, माँ, इंटरव्यू दे के आई हूँ, 2 दिन बाद से ज्वाइन कर लूंगी। अब इस घर में पुरानी बातें फिर कभी लेकर मत बैठना। अगर तुम्हें मेरे साथ नहीं रहना तो तुम भी चली जाओ। पल्लवी की माँ अपनी सास की तरफ देखती है, जो कि ना में गर्दन हिलाकर चुप रहने का इशारा करती है। पल्लवी अपने कमरे में जाती है जहां उसके दोनों बच्चे सो रहे थे। वे प्यार से उन दोनों के माथे को सहलाती है, जिसमें एक लड़का था और एक लड़की। पल्लवी ने बेटे का नाम शौर्य रखा था और बेटी का नाम मीरा रखा था। मीरा बिल्कुल पल्लवी मीरा बिल्कुल पल्लवी की तरह और शौर्य अपने पापा की तरह दिखता था। पल्लवी ने अपना जॉब शुरू कर दिया। पुराने शहर को छोड़कर नए शहर आ गई थी। शहर तो छोटा था, लेकिन नौकरी उसे आसानी से और अच्छी मिल गई। पल्लवी इतना कमा लेती थी कि अपने घर के सब खर्चे निकालने के साथ साथ वह उसमें कुछ पैसे बचा भी सकती थी। आज भी वह राजेश को याद करती है, पर अभी भी उसके आसपास जाने को तैयार नहीं है। उसकी दादी और माँ उसे समझाते हैं, पर वह उन लोगों को यह कहकर कि अगर वह चाहता तो पल्लवी को छोड़कर जा सकते हैं, क्योंकि वह जानती है कि उसकी माँ और दादी उसे छोड़कर कभी नहीं जाएंगे। इसलिए वह उन्हें चुप करने के लिए हमेशा यही बोलती है। वक्त बीत गया, इसी तरह सालों बीत गए। मोक्ष, चलो जल्दी दूध खत्म करो, स्कूल जाना है। मॉम प्लीज आज नहीं। प्रियंका मोक्ष के आगे पीछे दौड़ती हुई उसे दूध पिलाती है। आज मोक्ष के स्कूल का पहला दिन था। मोक्ष के साथ उसके चाचा का बेटा एकांश दोनों स्कूल के लिए निकल जाते हैं। एकांश मोक्ष का चचेरा भाई है। वहीं दूसरे शहर में पल्लवी अपने ऑफिस में परेशान थी, क्योंकि
उसे मुंबई ट्रांसफ़र किया जा रहा था और वह मुंबई वापस नहीं आना चाहती थी। उसने अपने मैनेजर से बात की, मैनेजर का कहना था कि ऊपर से ऑर्डर है और फिर तुम्हारे लिए भी एक अच्छी अपॉर्च्युनिटी है। वहाँ जाकर अगर तुम काम करती हो तो सैलरी यहाँ से 3 गुना ज़्यादा होगी। दूसरी बात, मुंबई जैसा शहर है, तुम्हारे बच्चों को भी बहुत स्कोप मिलेगा, उनके लिए बहुत अच्छा रहेगा। मैं यहाँ से नहीं जाना चाहती, मैनेजर ने कहा। सॉरी पल्लवी, इसमें मैं कुछ नहीं कर सकता। पल्लवी अपना आज का काम देखकर फाइल ऑफिस में दे देती है और घर आती है। पल्लवी को परेशान देख दादी पूछती हैं कि क्या हुआ? मुझे मुंबई ट्रांसफ़र किया जा रहा है। दादी और पल्लवी की माँ दोनों खुश हो जाते हैं। वह कब से चाहते थे कि पल्लवी उनके साथ मुंबई चले। अब कम से कम नौकरी के बहाने वह मुंबई रहेगी। तभी शौर्य और मीरा दौड़ते हुए आते हैं और पल्लवी को दोनों कंधों की तरफ पकड़ते हुए कहते हैं, मॉम आप जल्दी आ गई। पल्लवी ने दोनों को देखा जो बाहर गार्डन में खेलने के कारण पूरे कपड़ों पर मिट्टी लगाकर आए थे। हाँ मम्मी आज जल्दी आ गई और मम्मी अभी 2 दिन कहीं पर भी नहीं जाएगी क्योंकि 2 दिन हम पैकिंग करेंगे। हम जा रहे हैं मुंबई। दोनों बच्चे खुशी से चिल्लाते हुए नानी के गले जाकर लग जाते हैं। पल्लवी एक इवेंट मैनेजमेंट कंपनी में काम करती थी और उस कंपनी अब उसे मुंबई शिफ्ट कर रही थी। 2 दिन बाद पल्लवी मुंबई आ चुकी थी। फिर वही शहर उसके लिए पुरानी यादों लेकर आ गया। यूँ तो राजेश को कभी भी भूली नहीं थी। आखिर पहला और आखिरी प्यार था वो उसका। अपनी कंपनी के दिए हुए घर के पते पर पहुंची। घर काफी अच्छा था, सच में बहुत अच्छा अपार्टमेंट दिया था। बच्चे भी अपना अपना कमरा देखकर बहुत खुश आते। पल्लवी की माँ ने कहा आज के दिन आराम कर ले, फिर तुझे तो ऑफिस जाना ही है। पल्लवी के दोनों बच्चों का एडमिशन उसने अपने घर के पास वाले स्कूल में कराया था। स्कूल कॉस्टली जरूर था पर उसके घर के पास था। दूसरा, उसके हमेशा से ही अपने बच्चों को एक अच्छे स्कूल में पढ़ाना था। मुंबई आकर भी पल्लवी का सामना अब तक राजेश से या फिर परिवार से किसी और सदस्य नहीं हुआ था। इस कारण उसे अब ऐसा लगने लगा था शायद वह कभी किसी से नहीं मिलेगी। और पह इधर जो डर उसके मन में पहले था वो धीरे धीरे करके कम हो रहा था। आज एकांश का बर्थडे था जिसे सभी ने होटल में सेलिब्रेट करना चाहते थे। उसने सभी दोस्तों को बुलाया और उन सब दोस्तों में 2 नाम थे, शौर्य और मीरा। दोनों बच्चे बहुत खुश हैं। उन्होंने अपनी दादी से बताया कि दोस्त ने का बर्थडे है और आने के लिए इनविटेशन कार्ड दिया है। जब पल्लवी आती है तो दोनों बताते हैं कि वे अपने दोस्त के बर्थडे में जाना चाहते हैं और वह इनविटेशन कार्ड देते हुए कहते हैं ये दोस्त ने दिया है। पल्लवी की माँ कहती है मेरी तबीयत इतनी अच्छी नहीं रहती कि मैं पार्टी वगैरह जा सकूं, तू साथ में ले जाना और ले भी आना। पल्लवी मान जाती है। पल्लवी शाम को बच्चों के साथ जाकर एकांश के लिए बर्थडे गिफ्ट खरीदती है और वहां से पार्टी के लिए निकल जाती है। पल्लवी ने ब्लैक कलर का सूट सलवार डाला हुआ था, मीरा ने भी ब्लैक कलर की फ्रॉक और शौर्य रेड कलर की शर्ट के साथ ब्लैक जीन्स पहना था। तीनों लेट हो गए थे क्योंकि पल्लवी को जल्दी ऑटो नहीं मिल रहा था। पार्टी शुरू हो चुकी थी। एकांश के सारे दोस्त एकांश को घेर कर खड़े हो चुके थे। इस बर्थडे में एक और मेहमान था और शकुंतला बुआ जो कि अब प्रकाश हाउस को ही अपना दूसरा घर बनाकर बैठी थी। इतने दिनों में उनका यह सपना पूरा तो नहीं हो पाया कि अपनी ननद की बेटी स्वीटी को राजेश की पत्नी बना पाए, लेकिन प्रकाश हाउस को जरूर उन्होंने अपना दूसरा घर बना लिया था। कोशिश उनकी आज भी थी कि राजेश मान जाए, लेकिन राजेश को वो मना नहीं पाए। सभी पार्टी में बैठे हुए थे, केक कटने वाला था कि पल्लवी अपने दोनों बच्चों के साथ वहां पर एंटर करती है। बच्चे तो एकांश को देखने के बाद उसके पास दौड़े चले जाते हैं। पल्लवी भी धीरे धीरे अंदर की तरफ बढ़ रही थी। उसकी नज़र चारों तरफ थी। इस शानदार होटल में पहले भी कई बार आ चुकी है। वह प्रकाश परिवार की बहू हुआ करती थी। वह एक मुस्कुराहट लिए आगे चली जा रही थी। एक खाली जगह देखकर वहां पर बैठ जाती और वहीं से शौर्य और मीरा पर नजर रख रही थी। अभी पार्टी में सभी मेहमानों को मिलाते हुए आगे बढ़ रहा था कि विशाल की नजर पल्लवी पर पड़ती है। वह एकटक इस तरह देखने लगता है कि उसे अपनी आंखों पर भरोसा नहीं हो रहा था कि उसकी वह दोस्त जिसे इतने सालों से ढूंढ रहा था इस वक्त उसके सामने बैठी हुई थी। पल्लवी कहीं और चारों तरफ ना देखकर सिर्फ जहां पर शौर्य और मीरा थे उसी तरफ दोनों को देख रही थी। दोनों इधर उधर ना चले जाएं इसलिए और पर ध्यान सिर्फ अपने बच्चों में ही लगा हुआ था। विशाल धीरे धीरे पल्लवी की तरफ बढ़ने लगता है। तभी प्रियंका उसे देखती हुए प्रियंका को उस तरफ इशारा करता है। प्रियंका की नजर उस तरफ जाती है। पहले तो उसके चेहरे पर हैरानी फिर मुस्कुराहट आती है और कुछ ही सेकंड में उसकी आंखों में आंसू भर आते हैं। दोनों चलते हुए जाते हैं और पल्लवी के आगे जाकर खड़े हो जाते हैं। पल्लवी की नजर जब उन दोनों पर पड़ती है तो इस वक्त जो मुस्कुराहट थी वह गायब हो जाती है और धीरे से उस टेबल का सहारा लेकर उठने लगती है।
अब तक ओम प्रकाश जी की नजरें प्रियंका पर पड़ती हैं और प्रियंका की नजर का पीछा करते हुए पल्लवी को देखते हैं। पल्लवी पर नजर जाते ही उनका हाथ अपने आप उनके बगल में बैठे हुए राजेश के हाथों पर चला जाता है और वह कसकर उसके हाथों को पकड़ लेते हैं। राजेश अपने पापा की तरफ देखता है जो कि चेहरे पर मुस्कुराहट, आंखों में आंसू लिए किसी को देख रहे थे। राजेश अपने पापा की नजरों का पीछा करते हुए उस तरफ देखता है, फिर पल्लवी को देखता है। वह झट से खड़ा हो जाता है। विशाल पल्लवी को देखते हुए आगे की तरफ बढ़ रहा था। पल्लवी की नजर जैसे ही विशाल पर पड़ती है, वो खड़ी हो जाती है और उनकी तरफ देखने लगती है। ओम प्रकाश जी के कदम इतने सालों बाद अपनी बहू को देखकर लड़खड़ाने लगे थे। कभी उन्होंने पल्लवी को अपनी बेटी से कम नहीं समझा था। बदले में पल्लवी ने भी उन्हें अपने पिता की तरह ही मान सम्मान प्यार दिया था। उन्होंने एक नजर राजेश को देखा, फिर पल्लवी को देखा। उनके दिमाग में इस वक्त सबसे पहले यही आया कि क्या उनके दोनों बच्चे भी यहाँ पर है। पल्लवी की आंखें आंसू से भर चुकी थी। विशाल प्रियंका को देखते हुए कहता है, इसे लेकर अंदर जाता हूँ, तुम पार्टी को संभाल लेना। प्रियंका कहती है, मैं चलती हूँ। कहते हुए दोनों पल्लवी के पास आकर खड़े हो जाते हैं। पल्लवी अपने दोनों कदम पीछे करती है और बाहर की तरफ दूसरी तरफ जाने लगती है। विशाल तेज कदमों से आकर उसके सामने खड़ा होता है और कहता है, फिर से भागने की कोशिश कर रही हो। पल्लवी अपनी पलकें झुका लेती है, फिर पलटकर प्रियंका की तरफ देखती है, जैसे कि आंखों से रिक्वेस्ट कर रही हो कि विशाल को वहां से बुला ले। प्रियंका जिसकी आंखों में इस वक्त आंसू भरे हुए थे, वह भी पल्लवी की कोई मदद करने को तैयार नहीं थी। पल्लवी जाकर फिर से अपनी जगह पर बैठ जाती है। कहने के लिए सभी के पास बहुत सारी बातें थी, लेकिन अभी बाहरी मेहमान बहुत ज्यादा थे और कोई अपने घर की बातों को इस तरह तमाशा बनने नहीं देना चाहता था। इसलिए सभी इस वक्त चुप ही रहना उचित समझते थे। केक कट जाता है, सभी मेहमान खाने पीने लगते। पल्लवी ने देखा मीरा और शौर्य बच्चों के लिए जो प्ले एरिया था वहां पर खेलने में मशरूफ थे। उन्होंने ना खाने का होश था और ना ही पार्टी में कुछ और करने का। वह सिर्फ अपने गेम्स की तरफ चले गए थे। पल्लवी उन लोगों को बुलाकर खाना खिलाना चाहती थी, लेकिन अभी सभी को पता चल जाएगा कि मीरा और शौर्य उसके बच्चे हैं, इसलिए वह चुपचाप बैठी है पर अपने दोनों बच्चों पर ध्यान लगाए हुए थे। अब सभी को पार्टी जल्दी खत्म करने की थी, इसलिए डिनर टाइम से शुरू हो चुका था। सभी खाकर निकल गए थे। पार्टी जो कि काफी देर तक चलने वाली थी, जल्द ही अंतिम चरण पर पहुंच चुकी थी। अब जाकर बच्चों को भूख लगने लगी थी, पर मीरा और खेलना चाहती थी, इसलिए शौर्य उसके साथ वहां पर बैठे हुए खेलते उसे देख रहा था। पल्लवी चाहकर भी वहां से हिल नहीं पा रही थी, क्योंकि वह जानती थी अगर वह यहाँ से जाने की कोशिश करेगी तो उसे इतनी आसानी से यहाँ से जाने नहीं देंगे। तभी मीरा और शौर्य दौड़ते हुए आते हैं और पल्लवी से कहते हैं कि उन्हें भूख लगी है, खाना खाना है। पल्लवी ने देखा कि अब 10-12 गेस्ट ही बचे हुए थे, बाकी सभी फैमिली मेंबर्स थे। वह उठकर अपने दोनों बच्चों को लेकर जाती है। दोनों बच्चे जैसे पल्लवी के पास आए, सभी की नजरें उन बच्चों पर अटक गई। राजेश, ओम प्रकाश जी, विशाल, प्रियंका के साथ यहाँ तक कि शकुंतला बुआ, जो कि जाने अपने ही मन में कितनी बद्दुआ अब तक पल्लवी को दे चुकी थी, सभी उन दोनों बच्चों को देख रहे थे, क्योंकि अब सबको पता चल चुका था कि ये दोनों बच्चे पल्लवी के हैं। पल्लवी उठकर जाती है और एक प्लेट में खाना लेकर जाकर बैठकर अपने दोनों बच्चों को खिलाने लगती है। राजेश ने अपने आप को कैसे कंट्रोल किया हुआ था, यह सिर्फ वही बता सकता है। एक तो उसकी बीवी सामने ही थी, वह जाकर उसे गले नहीं लगा पा रहा था और उसके दोनों प्यारे बच्चे भी उसके सामने बैठे थे। वह इतना अभागा बाप था कि जाकर अपने बच्चों को सीने से लगाकर ये नहीं कह सकता था कि मैं तुम्हारा पापा हूँ। दोनों बच्चों ने खाना खा लेने के बाद पल्लवी अपना बैग ओपन करती है और उसमें से जो गिफ्ट वहां एकांश के लिए लेकर आई थी, वह गिफ्ट निकालकर शौर्य और मीरा के हाथों में देते हुए कहती है, तुम यह दोनों जाकर अपनी तरफ से एकांश को दे आओ। वह दोनों उस गिफ्ट को लेकर चले जाते हैं, पर पल्लवी कहती है कि वह उनके दोस्त हैं, तो उसे खुद जाकर दे यह गिफ्ट, खुद जाकर देना चाहिए गिफ्ट। उन्हें भी तो सीखना चाहिए कि दोस्तों से कैसे मिलते हैं, यह सीखना चाहिए। शौर्य और मीरा दोनों जाकर एकांश को वह गिफ्ट देते हैं। इस वक्त एकांश के पास प्रियंका की सास ससुर भी सभी थे। सभी उन बच्चों को अपने पास बुलाते हैं, कोई उन्हें गले लगाता है तो कोई उनका माथा चूम रहा था। दोनों बच्चों को भी यह बात बहुत अजीब लगती है, क्योंकि वह इतनी देर से यहाँ पर थे, कोई उनसे इतनी ज्यादा अच्छी तरह से बात नहीं कर रहा था। अब अचानक ऐसा लग रहा था जैसे कि वह कितने खास हैं सबके लिए। सभी के चेहरे पर उन बच्चों को देखकर मुस्कुराहट थी। मीरा थोड़ी सी गोलू मोलू सी थी, जो कि बहुत क्यूट लग रही थी, और शौर्य तो बिल्कुल मोक्ष की तरह दिखता था और राजेश का कॉपी था। सभी मेहमान जा चुके थे। अब मित्तल परिवार और ओम प्रकाश जी की फैमिली के 3-4 लोग ही बचे थे। तभी विशाल पल्लवी के पास आते हुए कहता है,
तो भागकर चली गई थी तुम, एक बार भी नहीं सोचा कि यहाँ से जा रही हूँ, कैसा लगेगा हम सबको। पल्लवी अपनी जगह से खड़ी होती है और अपना हाथ बढ़ाकर विशाल के हाथ को पकड़ने की कोशिश करती है। विशाल अपने हाथों को झटकते हुए कहता है, छूना मत तू मुझे। क्या कहती थी कि मैं तुम्हारा बेस्ट फ्रेंड हूँ? हमेशा ही तुमने मुझसे कहा कि जब भी तुझे किसी सपोर्ट की जरूरत पड़ेगी, सबसे पहला नाम जो दिमाग में आएगा वह तेरा रहेगा। फिर यह कैसे हो गया? फिर तूने क्यों नहीं मेरा सपोर्ट लिया? उस वक्त मेरा नाम नहीं आया तेरे दिमाग में? पल्लवी अपना सर झुका लेती है और फिर सर उठाकर राजेश की तरफ देखने लगती है। विशाल पलट के राजेश की तरफ देखते हुए कहता है, इसकी वजह से ना। कहते हुए राजेश की तरफ अपनी उंगली पॉइंट कर देता है। विशाल आगे बढ़ता है, पल्लवी के दोनों बाजू को पकड़कर खींचते हुए कहता है, अरे जिस दिन इसने तुझे कहा था कि ये तेरा मेरे साथ कोई चक्कर चल रहा है, उसी वक्त खींच कर एक दो थप्पड़ इसके गाल पर देती। चिल्लाकर कहती है, इसकी हिम्मत कैसे हो गई भाई बहन के रिश्ते को बदनाम करने की? क्या जन्म से जो रिश्ते होते हैं वही सच्चे होते हैं? जो रिश्ते हमने अपनी उम्र के साथ बनाए हैं उसकी कोई वैल्यू नहीं, उसकी कोई मर्यादा नहीं होती, उसका कोई इम्पोर्टेंस नहीं होती। पल्लवी चुप थी। दोनों बच्चे अब तक अपनी माँ के पास आ चुके थे और विशाल को इस तरह से अपनी माँ से बात करता हुआ देखकर उन लोगों से नाराज थे। शौर्य विशाल और पल्लवी के बीच में खड़ा होते हुए कहता है, आप मेरी मम्मा से इतनी रूडली क्यों बात कर रहे हैं? विशाल शौर्य की तरफ देखता है और घुटने पर बैठकर उसके चेहरे को अपने हाथों में लेकर उसके माथे को चूमकर कहता है, क्योंकि तुम्हारी मम्मा मेरी कॉलेज की फ्रेंड है और देखो इतने सालों तक ये यहाँ पर उसने मुझे कभी बात नहीं की। सौर्य मुस्कुराते हुए पल्लवी को देखता है और कहता है, मम्मा क्या यह सच कह रहे हैं? पल्लवी, जिसकी आंखों में इस वक्त आंसू भरे हुए थे, वह अपनी गर्दन हिलाकर हाँ कहती है, क्योंकि अब उसके मुंह से आवाज कैसे जैसे निकलना ही नहीं चाह रही थी। सौर्य मुस्कुराते हुए कहता है, आपका नाम क्या है विशाल? विशाल कहता है, मेरा नाम विशाल है, विशाल मित्तल, तुम्हारे दोस्त मोक्ष मित्तल का पापा हूँ। सौर्य की आंखों में चमक लिए हुए कहता है, आप विशाल अंकल हो? मतलब आप मेरे पापा के साथ भी कॉलेज में पढ़ते थे? विशाल पलट के राजेश की तरफ देखता है और अपने बेटे के मुंह से अपना जिक्र सुनकर राजेश की आंखों में आंसू बहने लगते हैं। वह अपने गिल्ट में यूं ही आगे नहीं बढ़ पा रहा था और यह जानकर कि इसे यह सब बातें पता है कि पल्लवी, विशाल, राजेश सब एक ही कॉलेज में पढ़ा करते थे। राजेश को अभी लग रहा था कि क्या पल्लवी ने इसे बता दिया होगा कि राजेश उसे संभाल नहीं पाया और क्या उसका बेटा उससे नफरत करने लगा होगा। वह एकटक आस भरी नजरों से पल्लवी की तरफ देख रहा था, जो कि अपनी नजरें झुकाए किसी को नहीं देख रही थी, जैसे सबकी बातों को सुनकर अपने आप को वहां पर रोके रखी थी। विशाल मुस्कुराते हुए कहता है, हाँ मैं वही विशाल अंकल हूँ जो आपके और आपकी मम्मी और आपके पापा के साथ कॉलेज में पढ़ा करता था। शौर्य मुस्कुराकर कहता है, मम्मी ने बताया था कि आप कॉलेज में उनके साथ पढ़ते थे और हमेशा उनको प्रोटेक्ट करते थे और मुझे भी बड़ा होकर वैसा ही मेरी बहन मीरा को प्रोटेक्ट करना है, पर मैं तो मीरा को अभी से ही मार्शल आर्ट सिखा रहा हूँ। विशाल मीरा की तरफ देखा, जो कि पल्लवी का हाथ पकड़े उन लोगों को देख रही थी। विशाल अपने एक हाथ को आगे बढ़ाता है तो मीरा अपनी नजरें ऊपर करके अपनी माँ को देखती है। पल्लवी फिर कुछ ना बोलकर सिर्फ हाँ में अपनी गर्दन हिला देती है। मीरा अपने हाथ को विशाल की हथेली पर रख देती है। विशाल अपने करीब खींचता है मीरा को और एक साथ उन दोनों को अपने गले से लगा लेता है। अब तक प्रियंका का भी सब्र जवाब दे चुका था। वहां जाकर पल्लवी के गले लग जाती है। कई सारे रुके हुए आंसू के साथ पल्लवी और प्रियंका दोनों की आंखें आज आंसू निकल रहे थे। कौन किसको संभाले और किससे अपना दुख कहे, दोनों भी अपने अपनी तकलीफ में थे। कुछ देर बाद पल्लवी अपने आप से प्रियंका को अलग करते हुए और प्रियंका की आंखों से आंसू पोंछते हुए कहती है, तुम अब इतना मत रो, नहीं तो तुम्हारा विशाल कहेगा कि उसकी बीबी को रुला दिया। प्रियंका मुस्कुराते हुए कहती है, क्यों चली गई थी? एक बार बताया भी नहीं, बात तो करती हम सबसे। पल्लवी शौर्य और मीरा को अपने पास बुलाती है और कहती है, आप दोनों एक काम करो, मम्मी अभी थोड़ी देर बात कर रही है, अब इतने पुराने फ्रेंड्स मिले हैं ना, तो हम बात करेंगे ठीक से। आप प्ले एरिया में जाकर खेलिए थोड़ी देर, जहाँ पर जंप नहीं करना। आपने खाना खाया ना, नहीं तो पेट में दर्द होने लगेगा। कहते हुए शौर्य के हाथ को मीरा के हाथ में देती है। शौर्य मीरा के हाथ को पकड़ता है और अपने साथ लेकर आगे बढ़ जाता है। प्रियंका कहती है, बहुत रिस्पॉन्सिबल है तुम्हारा बेटा। पल्लवी भी मुस्कुराते हुए कहती है, उम्र से कुछ ज्यादा ही मैच्योर हो रहा है। उसे ऐसा लगता है कि उसके ऊपर चार चार औरतों की देखभाल करने की जिम्मेदारी है और वह
हम सबका सुपर हीरो है। विशाल अभी भी पल्लवी से नाराज था। वह पल्लवी की तरफ देखते हुए कहता, अपने बेटे से कह रही हो दोस्त से बात करनी है, क्या दोस्ती का रिश्ता रखा तुमने? पल्लवी कहती है, कुछ समझ में नहीं आया था विशाल। पूरी रात वह सोचती रही, दिमाग में यही सब चल रहा था कि अगर राजेश को शक है मेरे और तुम्हारे ऊपर, यह काफी पहले से था, क्योंकि उखड़े हुए मुझसे बहुत पहले से ही बात करते थे। कुछ पूछती थी तो कह देते थे कुछ नहीं, काम का प्रेशर है, बहाना बनाकर टाल दिया करते थे। और जब यह बात उन्होंने कही तो मैं समझ गई उनके मूड में बदलाव आया था इसी कारण से। जहाँ तक कि मेरे और राजेश की बात होती है, हम हमेशा से ही एक दूसरे से बात करके अपनी मिसअंडरस्टैंडिंग को क्लियर कर लिया करते थे। उस बार भी कर लेती। उसके बाद अगर बाद में सब ठीक भी कर लेती तो क्या उसके दिमाग में उन तस्वीरों को हटा पाती जो उन्होंने मेरे और तुम्हारे बारे में सोच लिया था? शायद नहीं। इसलिए मैं वहां से चुपचाप जाना ठीक समझा। हाँ, तो तुम मेरे पास आ सकती थी, मुझे छोड़ो, तुम प्रियंका के पास आ सकती थी, उससे बात कर सकती थी। उसे तुम सहेली कहती थी ना। अरे जो चीज कोई किसी के लिए नहीं किया वो तुमने प्रियंका के लिए किया। अपने कोख का बच्चा उसे दे दिया, लेकिन अपनी इतनी सी बात उससे शेयर नहीं कर पाई। किस मुंह से आती तुमसे बात करने, तुम्हें यह कहने रिश्ते बिगड़ जाते? प्रियंका बहन है राजेश की, राजेश बहुत प्यार करता है प्रियंका, मेरी वजह से सब रिश्ते खराब हो जाते। इन सबसे बेहतर था मैं चुपचाप कहीं चली जाऊं ताकि सब खुश रह सके। प्रियंका चीखते हुए कहती है, क्या तुम्हें लगता है तुम्हारे जाने से हम सब खुश हो जाएंगे? भैया खुश हो जाएंगे, विशाल खुश हो जाएगा, पापा खुश हो जाएंगे। क्या तुम खुश थे हम सबसे दूर रहकर? पल्लवी अपनी गर्दन झुका लेती है। प्रियंका उसके पास आकर उसे झंझोड़ते हुए कहती है, कहो भाभी, क्या तुम ठीक हो हम सबसे दूर जाकर? और अगर तुम खुश नहीं थी तो यह कैसे उम्मीद यह कैसे उम्मीद करती हो कि हम तुम्हारे बगैर खुश रहते? विशाल प्रियंका को रोकते हुए कहता है, जाने दो प्रियंका, इसे कहकर कोई मतलब नहीं है। इससे पहले कोई थोड़ा भी परेशान करता था दौड़ कर आ जाया करती थी मेरे पास, लेकिन आज पराई की तरह खड़ी है। एक बार इसने कोशिश नहीं की, इतने दिनों बाद मिली है, एक बार आकर गले भी नहीं लगी। पल्लवी अपनी गर्दन उठाकर विशाल की तरफ देखती है, जिसकी आवाज बोलते बोलते भर भर गई थी। वह आगे बढ़ती है और विशाल के गले लगाते हुए कहती है, मैं सब कुछ भूल नहीं भूलूंगी विशाल, ना ही किसी को भूली हूँ। बस मुझे अब मेरा स्वाभिमान अपने आप को गिराकर नहीं जी सकती। अगर मैं यहाँ रह जाती तो शायद दोबारा अपने ऊपर वह लांछन नहीं झेल पाती। ओम प्रकाश जी तेज आवाज में कहते हैं, एक बार मुझे आकर कहती मेरे घर में बहू चाहिए, मेरी बहू के चरित्र पर कोई उंगली उठाने वाला नहीं चाहिए। हाथ जोड़कर उसके सामने खड़ी हो जाती है। तुम पर जिसने आरोप लगाया है उसकी खबर लेता, मुझसे पूछती, मुझसे मैं खबर लेता, मुझसे पूछती तो मैं कहता तुझे। पल्लवी दौड़कर ओम प्रकाश जी के पास पहुंचती है और उनके पैर छूती है। ओम प्रकाश जी आगे बढ़कर उसके सर पर प्यार से हाथ फेरते हैं और उसके कंधे पर हाथ रखकर उसे अपने साथ आगे लाकर कुर्सी पर बिठाते हुए कहते हैं, मैं तो उसी घर में था, मुझे कहती तुम्हारी बात सही हो सकती है, लेकिन इस तरह चुपचाप चले जाना, यह मैं कभी भी नहीं कहूंगा कि तुमने सही किया। राजेश दोषी की तरह वहां पर अपने सर को झुकाए खड़ा था, क्योंकि वह सबका जिम्मेदार वही था। शकुंतला बुआ इन सब चीजों को देखकर बोर हो चुकी थी। वह बोलना तो बहुत कुछ चाहती थी, लेकिन सभी को इस वक्त पल्लवी के फेवर में बोलते हुए देखकर उन्होंने खुद को चुप कराना ही सही समझा। पल्लवी सभी से मिलती है। पल्लवी को भी बहुत खुशी थी और घर के लोग भी बहुत खुश थे। विशाल, प्रियंका, राजेश तीनों को पल्लवी की चिंता भी हुआ करती थी। आज उसे सही सलामत देखकर तीनों को बहुत अच्छा लगा। विशाल पल्लवी के पास बैठते हुए पूछता है, अभी कहाँ रह रही हो? पल्लवी अपने कंपनी का नाम बताते हुए कहती है, इवेंट मैनेजमेंट कंपनी में काम करती हूँ और कंपनी की तरह से फ्लैट मिला हुआ है। प्रियंका ने कहा, अब तुम हमारे साथ रहोगी? पल्लवी प्रियंका को देखते हुए कहती है, नहीं, मैं तुम लोगों के साथ नहीं रह सकती, प्लीज मुझे वहीं रहने दो। मैंने पिछले 5 सालों में स्ट्रगल करके अपने लिए उस कंपनी में एक मुकाम हासिल किया है और तुम लोगों के साथ रहना सही नहीं है। क्यों? क्या तो हमारी कोई नहीं लगती? विशाल उसके बात को टोकते हुए कहता है और फिर प्रियंका की तरफ इशारा करते हुए, क्या यह भी तेरी कोई नहीं? पल्लवी उन दोनों की तरफ देखती है और फिर कहती है, हमारा रिश्ता जो भी है वह ऐसा नहीं है कि मैं अपने घर को छोड़कर तुम्हारे पास आ जाऊं। ओम प्रकाश जी कहते हैं, तो अपने घर चली आओ पल्लवी। पल्लवी मुस्कुराकर ओम प्रकाश जी की तरफ देखते हुए कहती है, उस घर से तो मेरा रिश्ता उस दिन ही टूट गया था पापा, जिस दिन राजेश की नजरों में मैं पराई हो गई थी। राजेश ने अब तक पल्लवी से कुछ नहीं कहा था और चुपचाप सभी की बातें सुन रहा था। नहीं, तुम उस घर के लिए कभी पराई नहीं हुई पल्लवी। जिस
ने तुम पर लांछन लगाया, वह घर को छोड़कर जाएगा, पर तुम अपने दोनों बच्चों के साथ उस घर में आओगी। पल्लवी हाथ जोड़ते हुए ओम प्रकाश जी से कहती है, नहीं जाओ, नहीं आ पाऊंगी, इस शहर में ही हूँ, मैं आपको अपना एड्रेस दे देती हूँ, घर में आने के लिए मत कहिए, मैं आती रहूंगी, आपसे मिलती रहूंगी, मैं वादा करती हूँ कि इस तरह बिना बताए कहीं नहीं जाऊंगी। जब आपका मन जब आपका मन करे आप आ जाइएगा, शौर्य और मीरा के साथ खेल लीजिएगा। तभी शकुंतला बुआ बोली, भैया बात तो पल्लवी सही कह रही है, जब आपका मन हो आप जाकर पल्लवी से मिल लीजिएगा और बच्चों से भी मिल लीजिएगा। जब बहू ने एक बार घर छोड़ ही दिया है तो वापस घर में बुलाने का कोई मतलब नहीं बनता। मैं तो कहती हूँ राजेश की दूसरी शादी करवा देनी चाहिए ताकि बहू आए और उस घर को संभाल सके। सभी उनकी तरफ देखने लगते हैं। उनके इस तरह बात करने का ना कोई मौका था ना ही कोई कारण। शकुंतला बुआ सबको अपनी तरफ देखते हुए देखती हैं तो कहती हैं, मुझे इस तरह से क्यों देख रहे हो, मैं समझ नहीं पा रही हूँ पल्लवी को। लेकिन अगर पल्लवी नहीं आना चाहे तो जबरदस्ती लाकर कोई ठीक बात तो नहीं होगी ना। और जिंदगी भर राजेश अकेला क्यों रहे, दूसरी शादी करवा दीजिए ताकि उसके जीवन में भी एक जीवन साथी रहे। राजेश वहां से उठता है और बाहर चला जाता है। पल्लवी उठकर खड़ी होती है और अपना बैग उठाते हुए कहती है, मैं भी चलती हूँ, काफी लेट हो गया है, बाद में कैब नहीं मिलेगी। प्रियंका उसके हाथ को पकड़कर उसको बिठाते हुए कहती है, खाना नहीं खाया है तुमने, पहले हम सबके साथ खाना खा लो और घर का एड्रेस हमें देकर जाओ और फोन नंबर भी बताकर जाना। विशाल प्रियंका को सही करते हुए कहता है, अपना नहीं, घर में सबका फोन नंबर। पल्लवी मुस्कुराहट लिए विशाल और प्रियंका की तरफ देखती है। इस बार नहीं छुपूंगी आप सबसे, आप लोगों का जब मन करे मुझे बुला लीजिएगा और जब मन करे आ जाइएगा, कहकर प्रियंका को गले लगाती है और कहती है, चल फिर खाना खिला दे, बहुत भूख लगी है। प्रियंका और उसके ससुराल के सभी लोग खाना खाने बैठते हैं। पल्लवी ने आज बहुत दिनों बाद ओम प्रकाश जी के लिए खुद से खाना निकाल कर उनके सामने रखा। फिर से अपनी बहू से कहते हैं, बेटा सोच ले, तेरा ही घर है, आजा। पल्लवी कहती है, पापा एक काम करते हैं, आप मेरे साथ चलिए, 2-3 दिन मेरे साथ रहें, आपको अच्छा लगेगा। वैसे भी इस बार जो घर मुझे कंपनी ने दिया है वह बहुत बड़ा है, आपको वहां पर बिल्कुल भी तकलीफ नहीं होगी। ओम प्रकाश जी मुस्कुरा देते हैं। किसी का किस बात पर ध्यान नहीं गया कि राजेश वहां मौजूद नहीं था और कहाँ चला गया। उसने अब तक ना तो पल्लवी से कोई सवाल पूछा ना ही कोई बात की, यहाँ तक कि उसने अपने बच्चों को भी अपने सीने से नहीं लगाया। सभी पल्लवी और बच्चों के बारे में सब कुछ जानना चाहते थे और बार बार पल्लवी से पूछे जा रहे थे। पल्लवी समझती थी सबकी तकलीफ को, इस तरह बिना बताने आने से सभी परेशान हुए होंगे, इसलिए इस बार उसने सभी को अपने घर का पता फोन नंबर देकर वहां से जब निकला तब प्रियंका और विशाल बाहर छोड़ने के लिए आने लगे। पल्लवी बार बार मना करने पर भी विशाल ने अपनी गाड़ी ड्राइवर के साथ ले जाने के लिए कहा। पल्लवी जब अपने घर के लिए आई तो उसे अपने घर के बाहर राजेश की गाड़ी दिखाई दी। आज भी वही गाड़ी यूज करता था जो 5 साल पहले करता था। एक वक्त पर पल्लवी को यह फेवरेट हुआ करता था। पल्लवी को कहीं लेकर जाना हो तो राजेश इसी कार से लेकर जाया करता था। पल्लवी इसे नजरअंदाज करते हुए अपने अपार्टमेंट की ओर चली जाती। राजेश इस गाड़ी में बैठा हुआ पल्लवी की तरफ देख रहा था। पल्लवी राजेश को नहीं देख पाई क्योंकि हेडलाइट जल रही थी, उसकी आंखों पर पूरी रोशनी आ रही थी जिस कारण अंदर कौन बैठा है ये दिखाई नहीं दे रहा था। पर पल्लवी जान चुकी थी कि राजेश यहाँ पर है और वह फिलहाल उससे बात नहीं करना चाहती थी। वह अपने कमरे में जाती है और बच्चों को सुलाकर जब खुद सोने लगती है तो एक बार गैलरी में आकर अपने सूखे हुए कपड़ों को साइड करने लगती है। अभी भी वह गाड़ी वहीं पर खड़ी थी। गाड़ी के अंदर से धुआं बाहर आ रहा था। समझने वाले के लिए इशारा इतना काफी था कि जो अंदर बैठा हुआ स्मोक कर रहा है। पल्लवी कुछ देर के लिए उस गाड़ी की तरफ देखती है, फिर अंदर जाकर गैलरी बंद कर देती है। कार सच में राजेश की थी। वह और आधे घंटे से वहीं पर थी, गाड़ी लेकर रुका हुआ था, फिर अपने घर आ गया। आज उसकी आंखों से नींद एक बार फिर पूरी तरीके से गायब हो चुकी थी। उसने ड्रॉर में से नींद की गोली ली और खाकर अपनी आंखें बंद करता है और पल्लवी के चेहरे को याद करता है। आज उसके पास 5 साल पहले का चेहरा नहीं बल्कि आज देखी उस पल्लवी का चेहरा याद आ रहा था। खूबसूरत, कॉन्फिडेंस से भरपूर, साथ में स्वाभिमानी, जो उसके चेहरे पर तेज ला रहा था। वह मुस्कुराते हुए अपनी आंखें बंद करता है और सो जाता है। अगले दिन सुबह उसकी आंखें पल्लवी की आवाज के साथ खुली और उसे हैरानी हुई, उसके घर में पल्लवी की आवाज कैसे आ रही है। वह
पल्लवी की आवाज़ को पहचानने में गलती नहीं कर सकता। ये पल्लवी की ही आवाज़ थी। वह जल्दी-जल्दी बिस्तर से उठा और कमरे से बाहर आया। उसने देखा कि पल्लवी ओम प्रकाश जी को अपने साथ कहीं लेकर जा रही थी। वह पीछे से आवाज़ देते हुए कहता है, "कहाँ जा रहे हैं?" "पापा।" पल्लवी पीछे मुड़कर राजेश की तरफ नहीं देखी, बल्कि ओम प्रकाश जी पीछे मुड़ते हैं और राजेश की तरफ देखकर मुस्कुराते कहते हैं, "अरे देखो पल्लवी आई है, आज शनिवार है। आज और कल 2 दिन इसकी छुट्टी है, तो ये कह रही है कि बच्चों के साथ रहने के लिए चलने को, तो मैं इतना अच्छा मौका कैसे छोड़ सकता हूँ? मैं 2 दिन के लिए अभी वहीं पर रहूँगा।" कहते हुए आगे बढ़ जाता है, फिर पलटकर राजेश की तरफ देखते हुए कहता है, "अपना ख्याल रखना, मैं सोमवार को आऊँगा।" राजेश कहना चाहता था कि मुझे भी एक बार कहिए, काश मुझे भी एक बार पूछ लेते कि क्या मैं भी चलना चाहता हूँ। वह जब तक घर से बाहर गए, राजेश अपने मन ही मन विनती कर रहा था कि एक बार पलटकर सिर्फ इतना कह दें, "राजेश तुम भी चलो।" लेकिन पल्लवी ने तो पलटकर देखा ही नहीं। ओम प्रकाश जी भी पल्लवी का हाथ थामे बाहर की तरफ निकल गए थे। पल्लवी अपने साथ गाड़ी लेकर आई थी। इस गाड़ी में दोनों चले जाते हैं। ओम प्रकाश जी जब घर आए, तब पल्लवी की माँ और दादी दोनों हाथ जोड़कर उनसे नमस्ते किया। ओम प्रकाश जी ने कहा, "आप दोनों थी इसलिए इतना भरोसा था कि मेरी बहू बिल्कुल ठीक होगी।" पल्लवी की माँ मुस्कुराकर कहती है, "हम तो इसे समझाकर थक गए हैं, वापस जाए, सुनती ही नहीं। अब आप ही उससे बात कीजिए।" तब तक दोनों बच्चे आते हैं। पल्लवी उन दोनों को बुलाती है और अपने पास बिठाते हुए कहती है, "तुम्हारे दादाजी हैं।" शौर्य मुस्कुराते उनकी तरफ देखते हुए कहता है, "रियल वाले दादाजी?" ओम प्रकाश जी ठहाके मारकर हंसते हुए कहते हैं, "हाँ बेटा, मैं रियल वाला दादाजी ही हूँ।" कहकर अपने दोनों हाथ फैला देते हैं। दोनों बच्चे दौड़कर अपने दादाजी से लिपट जाते हैं। शनिवार और रविवार था, इसलिए आज उन दोनों की भी छुट्टी थी। 2 दिन वह अपने पोते-पोती के साथ बिताना चाहते थे, इसलिए पल्लवी ने अच्छी खासी प्लानिंग करके रखी हुई थी। आखिरकार उनके दादा बन जाने की खुशी को पल्लवी ने 5 सालों तक उनसे दूर रखा था, इसलिए अब वह एक मौका भी नहीं छोड़ना चाहती थी जिसमें उनकी बूढ़ा शरीर इस बात का गम ना मनाए, उनके घर का वारिस कौन और कैसा है। पल्लवी भले ही उस घर में ना जाना चाहती, लेकिन वह अपने दोनों बच्चों को अपने दादा से दूर नहीं रखना चाहती थी। ओम प्रकाश जी 2 दिन तक पल्लवी के घर रहे, अपने दोनों पोते-पोती के साथ खेलते हुए। उनके 2 दिन ऐसे बीते जैसे चंद पल बीत गए हों। पिकनिक पर जाना हो या गार्डन में बच्चों के साथ खेलना हो, बच्चों घर के आगे-पीछे खाने-पीने के लिए दौड़ना हो, उन्होंने सब कुछ किया, जो एक दादा अपने पोते-पोतियों के साथ किया करते थे। आज जैसे उनके बूढ़े शरीर में एक नई ताकत आ गई थी। आज सोमवार था, पल्लवी तैयार होकर ऑफिस के लिए निकलने वाली थी। उसने ओम प्रकाश जी से कहा, रुक जाने के लिए कहा। ओम प्रकाश जी ने कहा, वह फिर से कल बच्चों से मिलने आएंगे, लेकिन आज एक बार जाकर घर देखते हैं। 2 दिन हो गया। पल्लवी भी उन्हें ज्यादा जिद नहीं करती। पल्लवी जब ऑफिस पहुंची तो उसके बॉस ने उसे कैबिनेट में बुलाया। जी सर, आपने बुलाया था? पल्लवी आओ, हमारे शहर में एक बहुत बड़ा इवेंट होने वाला है। यह काफ़ी हाई क्लास होगा। बहुत सारे इवेंट मैनेजमेंट कंपनियां इसके लिए अपने प्रेजेंटेशन लेकर तैयार है। मैं चाहता हूं कि तुम भी हमारी तरफ से एक प्रेजेंटेशन तैयार करो। जी सर, मैं पूरी कोशिश करूंगी यह कॉन्ट्रैक्ट हमें ही मिले। बिल्कुल, तुम हमारी सबसे बेस्ट एम्प्लॉयी हो, इसलिए हम यह काम तुम्हें देना चाहते हैं। तुम्हारे पास 2 दिन है, तुम 2 दिन में प्रेजेंटेशन तैयार कर लो। अगर यह डील मिल जाए तो समझो हमें 6 महीने तक अगर हमने कोई काम नहीं किया तो भी फायदे में ही रहेंगे। पल्लवी मुस्कुराकर इवेंट की इंफॉर्मेशन पता करके अपने केबिन से बाहर चली जाती है। 2 दिन की मेहनत के बाद पल्लवी ने प्रेजेंटेशन तैयार कर लिया था। अपने बॉस को प्रेजेंटेशन देने के बाद वह बोलती है, सर आई होप ये बेस्ट हो। और वह प्रोजेक्ट पल्लवी की कंपनी को ही मिला। आज पल्लवी उस पर काम करने के लिए कंपनी की डिमांड पूछने के लिए उस कंपनी के मैनेजर से मिलने वाली थी। जब वह उससे मिलने के लिए पहुंचती है तो उसे बताया जाता है कि मीटिंग एक प्राइवेट रूम में रखी गई है। आज से पहले पल्लवी जितनी भी मीटिंग अटेंड की थी, हमेशा से ही कोई रेस्टोरेंट हुआ करता था। इस तरह प्राइवेट रूम में वह आज तक नहीं गई। वह अपने बॉस को कॉल करती है और उन्हें बताती है। उनका बॉस कहता, पल्लवी आई एम सॉरी, मैं जानता हूँ तुम इस तरह से नहीं जाती, लेकिन मैनेजर आज नहीं आ पाया। उस कंपनी का बॉस खुद आया है और बड़ा आदमी है, इस तरह लोगों के बीच में नहीं रहता। इसलिए उन लोगों की मीटिंग तुम जानती हो ना कि प्राइवेट रूम में ही होती है। लेकिन सर आपको पता है मैं कंफर्टेबल नहीं हूँ। पल्लवी आई नो बट बहुत बड़ा आदमी है, कुछ गलत नहीं करेगा, तुम जा सकती हो। पल्लवी मन मार के उस प्राइवेट रूम की ओर चल देती है। उसने दरवाजा खोलकर जैसे ही अंदर देखा, सामने चेयर पर कोई बैठा होता जिसकी पीठ इस वक्त पल्लवी की तरफ थी। वह पल्लवी जब दरवाजा खोलती है, हेलो
मेरा नाम पल्लवी है। आज हमारी मीटिंग है। आदमी जो वहाँ पर बैठा हुआ था, उसने कुछ नहीं कहा, बस अपने हाथ ऊपर उठा देता है और अंदर आने का इशारा करता है। पल्लवी को यह बहुत अजीब लगता है क्योंकि एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट था और पूरा करने पर उसे अच्छा खासा मुनाफा भी मिलता है, इसलिए वह आगे आती है। उसने अपने हाथ को पकड़े हुए फाइल को टेबल पर रखा और पलटकर उस आदमी की तरफ देखा। उस आदमी को देखते ही उसके मुंह से निकला, राजेश। राजेश मुस्कुराते हुए पल्लवी को देख रहा था। दोनों एक दूसरे के आमने सामने थे। इतने सालों बाद एक दूसरे की आंखों में झांक कर सब देख लेना चाहते थे। राजेश पल्लवी को बैठने के लिए कहता, पल्लवी नहीं बैठती। राजेश पानी का गिलास लेकर 2 घूंट पीने के बाद बहुत ही शांत आवाज में पल्लवी से कहता, पर्सनल बातें छोड़कर अगर हम काम की बातें कर ले तो ज्यादा बेहतर होगा। पल्लवी चेयर पर बैठ जाती है और फाइल को ओपन करके राजेश के सामने रखते हुए कहती है, आप एक बार देख लीजिए, अगर आपको कुछ चेंजिंग करनी है तो आप बता दीजिए, मैं कर दूंगी। वह राजेश की तरफ ना देखकर सिर्फ एकटक फाइल की तरफ देख रही थी। राजेश फाइल के पन्ने पलट रहा था, लेकिन उसकी नजरें पल्लवी पर थी। पल्लवी इस बात को बखूबी समझ रही थी और इसलिए उसकी पलकें चाह कर भी राजेश की तरफ नहीं उठ रही थी। वह फाइल के अंतिम पन्ने तक राजेश पहुंच गया था तो फाइल को बंद करते हुए कहता है, एवरीथिंग इज परफेक्ट, इट्स ब्यूटीफुल। पल्लवी पेन सामने रखते हुए कहती है, तो फिर अब साइन कर दीजिए ताकि हम इस पर काम आगे कर सके। अब जाकर पल्लवी ने राजेश की आंखों में देखा था। दोनों की नजरें मिलती है। राजेश पेन हाथ में लेता है। पेन के साथ साथ राजेश की उंगलियां पल्लवी की उंगलियों को छूते हुए गुजर जाती हैं। पल्लवी अपने हाथ पीछे खींच लेती है। राजेश पेपर पर साइन करके पल्लवी की तरफ बढ़ा देता है। तब तक उन दोनों के लिए कॉफी और स्नैक्स लाकर वेटर दरवाजे पर खड़ा था। पल्लवी मना करते हुए कहती है, उसे भूख नहीं है, वह कुछ नहीं लेगी, जिस पर राजेश उसे इंसिस्ट करते हुए कहता है कि एक कप कॉफी पीकर चली जाइएगा। पल्लवी कॉफी पीने के लिए बैठ जाती है। स्नैक्स की प्लेट देखकर पल्लवी मुस्कुराकर राजेश की तरफ देखती है और फिर प्लेट को थोड़ा सा दूर करते हुए कहती है, सॉरी बट मैं यह नहीं खाती। राजेश पल्लवी से कहता है, एक वक्त पर तुम्हारा फेवरेट हुआ करता था, मेरा फेवरेट हुआ करता था। उस वक्त मेरी पसंद की जितनी भी चीजें थी मैंने अपने आप से दूर कर दिया। राजेश उस प्लेट को फिर से पल्लवी की ओर बढ़ाते हुए कहता है, तो अब आदत डाल लो पुरानी चीजों को फिर से अपनाने की। पल्लवी कुछ नहीं कहती, अपनी कॉफी पी रही होती है। उसने राजेश की बात और राजेश दोनों को इग्नोर करने का सोचा। तभी एक वेटर डोर नॉक करता है और पूछता है, क्या उन्हें कुछ और चाहिए? राजेश उससे तेज आवाज में कहता है, अब से लेकर 1 घंटे तक ना मुझे कोई सर्विस चाहिए, ना ही इस दरवाजे के आसपास कोई चाहिए। वेटर सॉरी कहकर वहां से चला जाता है। 1 घंटे की बात सुनते ही पल्लवी हड़बड़ाते हुए कॉफी को नीचे रखती है और खड़ी होते हुए कहती है, मुझे लगता है आपने साइन कर दिया है, अब मुझे चलना चाहिए। कहकर जैसे ही वह फाइल को लेकर आगे बढ़ती है, राजेश उसका हाथ पकड़कर वापस पीछे की तरफ करते हुए कहता है, जाने के लिए नहीं कहा मैंने पल्लवी। पल्लवी अपने हाथ को छुड़ाने की कोशिश करती है। राजेश खड़ा होता है और पल्लवी के सामने आकर खड़ा हो जाता है। उसने एक हाथ से अभी भी पल्लवी के हाथ को पकड़ रखा था। इतना गुस्सा, इतनी नाराजगी एक बार बात तक करने की कोशिश नहीं की तुमने। मैंने कुछ कहा और तुम चली गई मुझे छोड़कर। पल्लवी कुछ ना कहकर सिर्फ अपने हाथों को छुड़ाने की कोशिश कर रही थी क्योंकि राजेश ने बहुत कस के पकड़ रखा था। मैंने गलत कह दिया था ना, मैं गुस्से में आ गया था। तो क्या करना चाहिए था तुम्हें? क्या पूछना चाहिए था कि राजेश तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे बारे में ये सब कहने की? तुम्हें मुझसे लड़ना नहीं चाहिए था? क्या तुम्हें मुझे डांटते हुए यह नहीं कहना चाहिए था कि मैं तुम्हें छोड़कर चली जाऊंगी? पल्लवी राजेश की आंखों में देखती है जहां उसे अभी नरम हल्की हल्की नमी नजर आ रही थी। पल्लवी लड़खड़ाते हुए आवाज में बोली, हाथ छोड़ो मेरा, और अपना हाथ छुड़ाने लगती है। जहां विश्वास ना हो वहां बात करके कोई मतलब नहीं होता। हमारा रिश्ता तो इतना कमजोर नहीं था कि मैंने बस एक सवाल किया, पूछ लिया, तुमने उससे खत्म करके चली गई। तुम्हारा सवाल पूछने जैसा था ही नहीं, बल्कि मेरे कैरेक्टर के ऊपर सवाल था। तो लड़ लेती ना मुझसे, लड़ती झगड़ती, नाराज होती, बात नहीं करती, छोड़कर क्यों गई? राजेश काफी साल हो गए हैं, अब इन सब बातों को बातें करके अब इनका कोई मतलब नहीं बनता। प्लीज मेरा हाथ छोड़ो, बिल्कुल नहीं। मुझे मेरे सवालों का जवाब चाहिए। जब तक तुम मेरे सवालों का जवाब नहीं दोगी मैं तुम्हें यहाँ इस कमरे से बाहर नहीं जाने दूंगा। तुम्हारे सभी सवालों का जवाब मेरे पास बस इतना ही है। मैं नहीं बर्दाश्त कर सकती मेरे कैरेक्टर पर एक भी सवाल। इतना चाहा था तुम्हें, फिर भी यकीन नहीं रहा तुम्हें मुझ पर। अब चाहे जितना भी तुम चिल्ला लो, अपनी जबरदस्ती, अपने पैसे की पावर दिखा लो,
हमेशा यही रहेगा। मुझे मेरे कैरेक्टर पर उँगली उठाने वाले इंसान के साथ नहीं रहना। मैं मैं भगवान तो नहीं इंसान हूँ, हो जाती है ना गलतियाँ। मुझसे भी हो गई गलती। राजेश तुमने मुझ पर आरोप लगाया था। कह तो रहा हूँ। तुम कह देती तुम्हारे भी दिल में जो था। राजेश बोला। मैं अपने दिल की बात तुमसे कहती। पल्लवी ने सवाल किया। तुम भी अपने दिल की बात कहकर अपने दिल को खाली कर लेती। मुझे छोड़कर क्यों गई? मिस्टर राजेश प्रकाश, आप बहुत अमीर इंसान हैं, आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा इस तरह किसी औरत के साथ होटल के कमरे में अकेले रहने पर। लेकिन मैं गरीब घर की बेटी हूँ, मुझे पता है किसी के साथ कमरे में इतनी देर नहीं रहना चाहिए। तो प्लीज मेरा हाथ छोड़िए और मुझे जाने दीजिए। राजेश उसको और अपने करीब करते हुए उसके एकदम करीब आता है और कहता है, किसी और के मतलब? डैमिट, पति हूँ तुम्हारा। इससे भी बहुत ज्यादा करीब आ सकता हूँ तुम्हारे। कहते हुए राजेश पल्लवी के बहुत करीब आ चुका था। पल्लवी अपने चेहरे को उसके चेहरे से दूर करने की कोशिश करती है, पर राजेश अपने गाल को पल्लवी के गाल से टच करते हुए उसके कान के पास जाकर कहता है, आई एम सॉरी। यह वीडियो देखकर दिमाग खराब हो गया था। समझ में नहीं आया था कि तुमसे कैसे बात करूं, इसलिए मेरा चरित्र हनन करने के लिए सवाल पूछ लिया। तुमने कुछ गलतियां को तो माफ कर ही सकती हो ना। मैं तो तुम्हारा पति हूँ, माफ कर दो। राजेश, छोड़िए मुझे। बिल्कुल भी नहीं छोड़ूंगा तुम्हें। तुम्हारे बगैर कैसे रहा हूँ 5 साल, कैसे बताओ? तुम भी जानती हो ना कितना प्यार करता हूँ मैं तुमसे। आई लव यू यार, प्लीज समझो ना। तुम्हें देखकर अब नहीं रह सकता। अब मुझे तुम चाहिए। अपने हाथों को ऊपर करते हुए पल्लवी उसके सीने पर हाथ रखती है और अपने से दूर धकेलती हुई कहती है, चिंता क्यों करते हैं आप? वैसे भी आपकी बुआ आपके लिए लड़कियां देख ही रही है। वह अपना बैग उठाती है और बाहर की तरफ चली जाती है। राजेश तेज कदमों से उसकी तरफ जाता है और उसे अपनी गोद में उठा लेता है और अंदर की तरफ लाते हुए कहता है, कहा था ना, जब तक माफ नहीं करोगी यहाँ से जाने नहीं दूंगा। नहीं चाहिए मुझे कोई और। मुझे मेरी यही झल्ली बीबी चाहिए। तुम्हें बहुत चाहता हूँ मैं। एक हाथ से उसके गालों को बहुत ही प्यार से सहलाता है। मैं मना लूंगा तुम्हें, तुम चिंता मत करो, क्योंकि मैं जानता हूँ जितना मैं तुम्हें। पल्लवी अपने आप को छुड़ाते हुए कहती है, राजेश प्लीज बस करो, काफी लेट हो गया, मुझे घर जाना है, बच्चे इंतजार कर रहे होंगे। अचानक राजेश बच्चों का जिक्र सुनते ही राजेश की पकड़ पल्लवी पर ढीली हो जाती है। पल्लवी इस बात का फायदा उठाकर उसे छोड़कर तेज कदमों से चलती हुई कमरे से बाहर निकल जाती है। पल्लवी इस तरह से चले जाने से राजेश उसे देखता ही रहता है और कहता है, भाग, जितना भागना है भाग लो। एक दिन तुम्हें मनाकर रहूंगा। और चेहरे पे ये जो झूठा गुस्सा बनाकर घूम रही हो ना, एक दिन तुम्हारी नाराजगी सब दूर कर दूंगा। पल्लवी तेज कदमों से चलते हुए होटल से बाहर आती है और अपनी गाड़ी लेकर निकल जाती है। पूरे रास्ते में राजेश की हरकत के बारे में सोचती थी। उसका एक मन आज राजेश के इतने पास होकर उसे गले लगाना चाहता था, उससे बहुत सारी शिकायतें करना चाहता था। पल्लवी के मन में ढेर सारे सवाल थे जो राजेश से पूछ लेना चाहती थी, पर राजेश जो उसका गुस्सा है वह उसे कुछ बोलने से रोक रहा था। राजेश अपने घर पर जाता है। ओम प्रकाश जी हॉल में बैठे किसी से फोन पर बात कर रहे थे, वीडियो कॉल पे थे। राजेश को बच्चों की आवाज सुनाई देने का एहसास होता है। राजेश ओम प्रकाश जी के पीछे आता है तो उसने देखा शौर्य और मीरा दोनों इस वक्त कॉल पे मौजूद थे। ओम प्रकाश जी उनसे आज पूरे दिन का ब्यौरा ले रहे थे। बच्चे उन्हें स्कूल में क्या क्या हुआ सब बातें बता रहे थे। अपने कुछ दोस्तों की शिकायत भी की। राजेश एकटक अपने दोनों बच्चों को देख रहा था। आज उसके मन में अपने बच्चों को देखने की एक अजीब सी लालसा हो रही थी। खाना खाने के बाद अपने कमरे में टहलता हुआ राजेश बार बार अपने मन को समझा रहा था कि वह कल जाकर पल्लवी से कहेगा कि उसे बच्चों से मिलने दे, लेकिन उसे पता नहीं क्या हो रहा था, उससे रहा नहीं जा रहा था। उसने गाड़ी की चाबी ली और घर से निकल गया। पल्लवी सब काम करके बच्चों को सुला देने वाली थी। जब उसके घर की डोर नॉक हुई, दादी माँ सवेरे सो जाया करते थे, बच्चे भी जल्दी सो जाते थे। पल्लवी को सब काम करते हुए थोड़ा सा लेट हो जाया करता था। उसने घड़ी देखी, रात के 11:30 बज गए थे। पल्लवी सेफ्टी चेन लगाकर चेक करती है, सामने राजेश था। उसने बोला, राजेश आप इस वक्त यहाँ पर क्या कर रहे हैं? राजेश कहता है, दरवाजा खोलो पल्लवी। पल्लवी मना करते हुए कहती है, नहीं, आपको जो बात करनी है हम कल बात करेंगे, रात बहुत हो गई है, आप अपने घर जाइए। पल्लवी, यह मेरा भी घर है, मेरी बीवी और मेरे बच्चे यहाँ पर रहते हैं, जल्दी दरवाजा खोलो। यह दरवाजा नहीं खुलेगा राजेश। राजेश, पल्लवी, मुझे यहाँ पर कोई नहीं पहचानता, पर तुम्हें शायद बहुत सारे लोग जानते होंगे। आई डोंट वांट क्रिएट यू एनी काइंड ऑफ सीन,
सो प्लीज ओपन द डोर। पल्लवी हार कर डोर ओपन कर देती। राजेश अंदर आता। राजेश एक हाथ अपने पॉकेट में था, आगे बढ़ाकर दूसरा हाथ पल्लवी के सर के पीछे करता है। पल्लवी को अपनी तरफ खींचकर उसके फोरहेड पर किस करके उसे छोड़कर अंदर जाते हुए कहता है, बच्चे कौन से कमरे में है पल्लवी? पल्लवी उसके पीछे जाते हुए कहती है, क्यों, आपको क्या करना है? राजेश ने तब तक के सारे दरवाजे ओपन कर दिए थे। बेडरूम खाली था। सामने पल्लवी की बड़ी सी फोटो थी। राजेश समझ गया था कि यह पल्लवी का बेडरूम है। उसने एक नज़र चारों तरफ बेडरूम में घुमाकर देखा और फिर दरवाजे को बंद करते हुए दूसरे दरवाजे की तरफ चला गया। पल्लवी भागकर आगे आते हुए दरवाजे के सामने खड़ी होकर कहती है, इसमें माँ और दादी माँ है, इसे मत खोलिए। राजेश पलटा, दूसरी तरफ एक और दरवाजा नजर आता है। वहां जाता है और जैसे उसने दरवाजा खोला, बच्चे सामने सो रहे थे। एक पल में उन बच्चों को देखने के बाद राजेश के चेहरे से घमंड, गुस्सा, परेशानी जैसे गायब सा हो गया। इस वक्त उसके चेहरे पर एक लाचार बाप की लाचारी नजर आ रही थी। अपने दोनों बच्चों के हाथ को देखकर पूरे चेहरे को 2-3 बार देखता है, शायद अपने आंसुओं को छुपाने की कोशिश कर रहा हो। वह आगे बढ़ता है, दोनों बच्चों के फोरहेड को चूमकर प्यार से उनके सर पर हाथ फेरता है। कई मिनट बस यूं ही अपने बच्चों के चेहरे पर हाथ को पकड़े हुए वहीं बैठा था। आंखों में कभी प्यार तो कभी बेबसी साफ नजर आ रही थी। पल्लवी दरवाजे के पास खड़ी थी। उसे राजेश का चेहरा तो नहीं दिख रहा था, पर वह राजेश को इतना प्यार करती थी कि उसे पता था कि इस वक्त राजेश के मन में क्या चल रहा होगा, राजेश को कैसा महसूस हो रहा होगा। लगभग आधे घंटे बाद राजेश अपने बच्चों को गले लगाने के बाद उस बिस्तर से उठता है तो पल्लवी के दरवाजे से सर टिकाकर खड़ी थी। राजेश पल्लवी की तरफ देखते हुए कहता है, पल्लवी माफ कर दो ना, इन बच्चों से दूर नहीं रह सकता। आपके बच्चे हैं राजेश, हक है आपका उन बच्चों पर, नहीं रोकूंगी, कभी मिलने से नहीं रोकूंगी, आप चिंता मत कीजिएगा। अब चाहे तो आप बच्चों से मिले या बच्चे आपसे मिले, मैं उन्हें नहीं रोकूंगी। पल्लवी अपनी पलके तो पहले नीचे झुका लेती है, फिर अपने अंदर की हिम्मत बटोर के राजेश की आंखों में देखते हुए कहती है, आपको पल्लवी उसी दिन मर गई थी जिस दिन आपने पूछा था कि उसका किसी दूसरे मर्द के साथ चक्कर चल रहा है। राजेश अपने कानों पर हाथ रखते हुए कहता, प्लीज पल्लवी, उस एक लाइन के लिए मैं आज तक अपने आप को कोस रहा हूँ, अब दोबारा मुझ मत सुनाओ। पल्लवी आंखों में आंसू भर जाते हैं। वह कहती है, आप ये लाइन अब दोबारा नहीं सुनना चाहते, लेकिन इस लाइन के साथ मैंने पिछले 5 साल अपनी जिंदगी के जी रही हूँ कि मेरा अपना पति मेरे अलावा किसी दूसरे मर्द के साथ क्या चल रहा है। उसने मेरे से ऐसा सवाल किया। राजेश उसके पास आता है, प्यार से उसके चेहरे को अपने हाथों में पकड़ते हुए कहता है, कुछ नहीं चल रहा, मेरे दिमाग में गोबर भर गया था। टू बी कंटिन्यू। हर हर महादेव दोस्तों।